नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनंत हिंदी पर, जहां पर हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण। पिछले वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ा, जिनमें शामिल थे शरहपा, लुइपा और शबरपा। आज की इस वीडियो में हम कुछ और सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के प्रमुख कवि हैं कण्हपा। जो कण्हपा थे, इनके बारे में कहा जाता है कि कण्हपा ने सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी थी। सबसे ज्यादा रचनाएं इन्होंने लिखी। और ये 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान थे। सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। और सबसे बड़े कवि। इनका जो प्रमुख क्षेत्र था, मुख्य कार्य क्षेत्र जिसे कह सकते हैं हम, कार्य क्षेत्र, यानी ये किस स्थान पर रहते थे, किस स्थान पर इन्होंने कार्य किया, वो था बिहार का सोमपुरी विहार। सोमपुरी बिहार, ये इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र था। और इनके समय की मैं बात करूं तो इनका समय माना जाता है 820 ईस्वी के लगभग। 820 ईस्वी के लगभग। इनके अन्य नाम, अन्य नाम क्या है इनके? अन्य नाम है इनका कृष्णपा। कृष्णपा जो है वो तत्सम रूप है। और इसी का, यानी कृष्णपा का तद्भव रूप क्या है? कण्हपा है। तद्भव रूप क्या है? कण्हपा। जो कण्हपा थे वो जाति से ब्राह्मण थे। उनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण जाति के थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के परिवार, कर्नाटक के एक परिवार में हुआ था। जन्म हुआ था इनका कर्नाटक में। इनकी जो साहित्य की विशेषताओं की मैं बात करूं तो ये सिद्धों में जितने भी सिद्ध कवि थे, जो 84 सिद्ध थे, उसमें अपनी शास्त्रीय विद्वता और दार्शनिक पैठ के लिए जाने जाते थे। जो राहुल सांकृत्यायन थे, उन्होंने इनके बारे में एक बात कही। राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने कहा कि कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये किसने कहा है? ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने कण्हपा के बारे में। इन्होंने लगभग 74 ग्रंथ बताए जाते हैं इनके, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हम इनकी देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाओं में इनकी है चर्या चर्या विनिश्चय। चर्या चर्या विनिश्चय। और दूसरा है गणपाद गीतिका। ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी रचनाओं का जो वर्ण विषय, यानी विषय वस्तु क्या थी? वर्ण विषय, इससे क्या कहा जाता है? विषय वस्तु भी हम कहते हैं। ये किस विषय पर अपनी रचनाएं लिखते थे? तो ये दार्शनिकता और रहस्यवादी रचनाएं लिखते थे। रहस्यवाद पर आधारित इनकी रचनाओं का वर्ण विषय क्या था? दार्शनिकता और रहस्यवाद। इनके विषय में कुछ आलोचकों के मत हैं, वो भी हम देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आलोचकों के मत, जो प्रमुख विद्वान हुए हैं, उन्होंने कण्हपा के बारे में क्या कहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कण्हपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ थे। कण्हपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ थे। इन्होंने कहा कि कण्हपा विद्वता की दृष्टि में, विद्वता की दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ थे। ये किनका कहना है? ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अब दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा इनके बारे में कि कण्हपा के उपदेशों की भाषा, देशों की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है।
परंतु इनके गीतों की भाषा इनके गीतों की भाषा बिहारी, पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जो, वो कहते हैं कि जो कण्हपा ने उपदेश लिखे वो कौन सी भाषा में लिखे, वो पुरानी टकसाली भाषा में, टकसाली हिंदी में लिखे। लेकिन जो गीत उन्होंने लिखे कण्हपा ने, तो उनकी भाषा कौन सी है, पुरानी, या तो वो पुरानी बिहारी है या फिर वो पूर्वी बोली है। ये कहना किनका है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना। अब उसके बाद कण्हपा के बाद जो दूसरे हमारे प्रमुख कवि हैं सिद्ध साहित्य के, वो है डोम्बिपा। जो डोम्बिपा थे ये भी एक प्रभावशाली सिद्ध थे। ये जो डोम्बिपा है, जितने बड़े साधक थे उतने ही बड़े ये कुशल कवि भी थे। इनका समय क्या माना जाता है, समय की हम बात करें तो इनका समय माना जाता है 840 ईस्वी। और इनके गुरु थे जिन्हें कहा जाता है वीणापा या विरूपा। इनके गुरु थे, और जो इनका वंश था या इनकी जाति की मैं बात करूं तो इनका वंश या जाति क्या थी, इनकी क्षत्रिय जाति के ये थे। और कहां पर हुआ था, स्थान क्या था इनका, जन्म स्थान वो था मगध। मगध में क्षत्रिय राजा के वंश में इनका जन्म हुआ था। और उनके गुरु कौन थे, विरूपा थे। इनका जो साहित्यिक योगदान था उसमें माना जाता है कि डोम्बिपा ने लगभग 21 रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं, जो विद्वान हैं वो इनकी कितनी रचनाएं मानते हैं, 21 रचनाएं मानते हैं। कुल रचनाएं हैं 21। और उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है योगचर्या, दूसरी है अक्षर विकोपदेश, आप कमेंट में बताइए मुझे ये जो शब्द लिखा है अक्षर विकोपदेश, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। और तीसरी जो प्रमुख रचना है इनकी, ये आप क्या बताएंगे मुझे, इसका संधि विच्छेद करके कमेंट में बताएंगे। और तीसरी जो रचना है वो है टोम्बी गीतिका। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो काव्य शैली है, या फिर कहें कि इनकी कविताओं का वर्ण विषय क्या है, तो इनकी रचनाओं में जो रहस्यवाद है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है। और इन्होंने जो साधना की उसमें गुप्त और रहस्यमयी बातों को समझने के लिए प्रतीकात्मक भाषा है, जिसे संभव रूपक कहा जाता है, उसका भी खूब प्रयोग किया है। इनके बारे में एक हमारे विद्वान है वो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये कहते हैं कि वे सरस कवि हैं। वे कौन, डोम्बिपा, वे सरस कवि है, सरसता के साथ देशात्मकता, इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। ये मत किसका है, ये मत है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इसके बारे में, डोम्बिकपा के बारे में। तो डोम्बिकपा के बाद जो प्रमुख कवि हैं वो है विरूपा। विरूपा कौन थे, डोम्बिकपा के गुरु ये माने जाते हैं। तो जो विरूपा है इनका समय भी लगभग 400 880 840 माना जाता है। 840 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। इनका संबंध या फिर कहें इनका मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा है, इनका मुख्य क्षेत्र रहा है त्रिपुरा, त्रिपुरा और नालंदा, इसका क्षेत्र रहा है। ये क्या कहा जाता है इनके बारे में कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान, विख्यात विद्वान थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वान थे। और बाद में जब इन्होंने साधना की और अपनी साधना के बल पर ये सिद्ध कहलाए थे। जो विरूपा थे इनकी साहित्यिक या साधनात्मक पहचान की बात करें तो जो विरूपा थे इनकी जो शैली थी वो कड़क और विद्रोही थी। कि शैली कैसी थी, कड़क और विद्रोही, कड़क और विद्रोही। इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो इनकी रचनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। इनकी
वर्णन नहीं मिलता। तो ये थे हमारे सिद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख कवि। अब सिद्ध साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। सिद्ध साहित्य ये हम पढ़ चुके हैं कि जो बौद्ध धर्म था उसकी सहजयान शाखा और वज्रयान शाखा के जो मानने वाले थे वो बाद में जाकर सिद्ध कहलाए थे। अब कुछ ऐसे सिद्ध थे जो सिद्धों में भी गिने जाते हैं और नाथों में भी जो गिने जाते हैं। सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाने वाले सिद्ध कौन थे? तो इनमें सबसे पहले आता है मत्स्येंद्रनाथ। दूसरे हैं गोरखनाथ। तीसरे हैं चरपटनाथ। उसके बाद जालंधर नाथ और फिर है नागार्जुन। तो ये सभी क्या है, ये नाथ साहित्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें सिद्धों में भी गिना जाता है। और आप इन्हें कैसे याद कर सकते हैं? आप इन्हें याद कर सकते हैं, एक शब्द है मजा नाच। यानी म से मत्स्येंद्रनाथ, ज से जालंधर, ना से नागार्जुन, च से चरपटनाथ और गो से गोरखनाथ। तो आप इन शब्द को किसे याद कर सकते हैं? इस शब्द मजानाथ को से याद कर सकते हैं। इसके बाद जो सिद्ध थे, सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। सिद्धों के विषय में विशेषकर और विस्तृत विशेषकर विस्तृत और विवेचनात्मक जानकारी की बात करूं, और विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले हमें कहां से मिलती है? जानकारी सबसे पहले जो राहुल सांकृत्यायन थे, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य से जुड़ी एक क्या किया था? एक संपादन उन्होंने किया था। राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया? हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा से मिलती है। तो सबसे पहले सिद्धों की विस्तृत विवेचनात्मक और विशेष जानकारी हमें कहां से मिलती है? राहुल सांकृत्यायन की रचना है हिंदी काव्य धारा। और जो ये हिंदी काव्य धारा रचना है, ये क्या है? ये दोहा कोश का संपादन है। दोहा कोश का संपादन, संपादित रूप। ये किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। सिद्धों की भाषा कैसी थी? सिद्धों की भाषा कैसी थी? ये अपभ्रंश का विस्तृत रूप, अपभ्रंश का विस्तृत रूप और हिंदी का आरंभिक रूप। उसके बाद उलटबासियां। जो उलटबासियां यानी उल्टे रूप में कोई बात कहना, उलटबासियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्ध साहित्य में मिलता है। उलटबासियों का आरंभिक रूप कहाँ मिलता है हमें? सबसे पहले सिद्ध साहित्य में। और उसके बाद एक और जो बिंदु है, पॉइंट है, वो है हरिभद्र। हरिभद्र कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक। इनके शिष्य के रूप में किस सिद्ध को जाना जाता है? दार्शनिक के शिष्य कौन थे? वो थे सरहपा। और ये किसने हमें बताया? ये बताया राहुल सांकृत्यायन ने। ये बताया राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। तो ये था हमारा सिद्ध साहित्य जो आपका कंप्लीट हो चुका है। इन सभी सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में जिस भी भाषा का प्रयोग किया था, यानी जो अपभ्रंश का विस्तृत रूप और हिंदी का ये जो आरंभिक रूप है, इसे क्या कहा जाता है? इसे संध्या भाषा या संध्या भाषा भी कहा जाता है। ये क्या थी? एक प्रतीकात्मक भाषा होती थी। और जो बाद में जो कबीरदास जी थे, कबीरदास जी की जो उलट बासियां थी, उन पर भी इस शैली का रूप देखने को हमें मिलता है। तो इसी के साथ जो हमारा सिद्ध साहित्य है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आपको हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करिए और हाँ, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य को हम शुरू करेंगे, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि अगली क्लास का वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।